नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं बस्ती से डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव अपने सभी सुनने वाले साथियों का रात 10:09 पर, यानी मैं 9 मिनट आज विलंब से हूँ, लेकिन फिर भी आपके बीच हूँ। हमारे उन तमाम शुभचिंतकों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मेरी शॉर्ट नोटिस पर हमारे इस आईडी पर जुड़ना पसंद किया। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मेरे क्लास नंबर 1 से लेके 65 तक डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव हिंदी नाम से आईडी पर जो क्लास थे वो भी, और क्लास नंबर 66 से लेकर के क्लास नंबर 196 तक जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक आईडी पर थे वो, और प्लस आज आगे जो क्लास इस पर चल रहे हैं, ये सारे के सारे क्लास डॉक्टर अनूप बर्नवाल जी द्वारा यूट्यूब पर वॉइस ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पर लोड किए जा चुके हैं। और लगभग सभी लोगों ने मेरे पिछले 198 क्लास का आनंद लिया है। और आज मैं आपसे क्लास नंबर 199, वैसे तो क्रिकेट के मैदान में 99 बड़ा खतरनाक स्टेज होता है जब मन में बहुत विचार चल रहे होते हैं कि मैं अपने शतक तक पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, खिलाड़ियों को रात भर नींद नहीं आती है। तो मैंने भी अपने रात भर जागने के इस क्रम को कि मैं आपके साथ अपने 200वीं क्लास में किस रूप में मिलूंगा, कैसे मिलूंगा, और उसके बाद प्रयागराज में डॉक्टर पी.के. शुक्ला द्वारा मेरे 200 क्लास के पूरे होने पे उत्साह और फंक्शन किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाएगा, जिसमें देश के विभिन्न सीनियर इलेक्ट्रोहोम्योपैथ भी उपस्थित होंगे। और उसी दिन प्रयागराज में हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन की राष्ट्रीय, प्रदेश और जिला स्तर के पदाधिकारियों की एक बैठक भी बुलाई गई है। तो कुल मिलाकर के प्रयागराज का 24 जून का दोपहर 2 बजे का कार्यक्रम बहुत ही सार्थक रहेगा। ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब हमारे साथ 24 जून 2021 को दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक हमारे साथ शेयर करेंगे, हमारे उस विशेष प्रोग्राम का आनंद लेंगे। और फिलहाल 200 क्लास मेरे बस अब से कुछ घंटों बाद पूरे होंगे, और इसलिए मैं इससे पहले कि मैं आज का क्लास आरंभ करूं, मैं आपको बता दूं कि आज क्लास नंबर 199 में मैं आपसे बात कर रहा हूं। और कल यानी 18 तारीख को और शनिवार 19 तारीख को 2 दिन ये क्लास बंद रहेगा, क्योंकि 2 दिन मैं आपसे अपने 200वें क्लास में मिलने की पूरी तैयारी करूंगा कि मुझे किस रूप में आपसे 1 घंटे मुलाकात करनी है। रात 9 बजे से 10 बजे तक मैं रविवार की रात 20 तारीख को यानी 20 जून को मैं आपसे मिलूंगा, और उसके बाद फिर हमारा ये क्लास 3 दिन बंद रहेगा। फिर सीधे हम आपसे 24 जून को प्रयागराज से मिलेंगे। प्रयागराज में मैं जूम ऐप पर आपसे मिलने का प्रयास करूंगा, और आप सबको मैं लिंक दूंगा जो दूर से हमारे साथी हैं। आप सब गूगल मीट पर या जूम पर जो भी मैं तय करूंगा उसके पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी मैं उस प्रयास में हूं कि देख लेता हूं गूगल मीट पे ज़्यादा लोग जुड़ सकते हैं या जूम ऐप पर ज़्यादा लोग जुड़ सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ फेस टू फेस बात करें, और फेसबुक पर भी लाइव क्लास हमारे वहाँ के लोकल साथियों द्वारा प्रसारित किया जाएगा। तो इन तमाम सूचनाओं के बाद आप सबका क्लास नंबर 199 में स्वागत है, अभिनंदन है। आप सब ने 17 अप्रैल 2020 से लेकर आज तक मुझे सुना है, मेरे फार्मूलों को अपनाया है, मुझे समझा है, और मेरी लिखी गई हस्त पुस्तक ए हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को आप सब ने लगभग 2000 से अधिक साथियों ने पूरे देश में या यूं कहें विदेशों में भी इस किताब की डिमांड रही, चर्चा रही, और 3 बार मुझे इस पुस्तक की नई प्रिंट निकलवानी पड़ी। जहाँ तक प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की बात है, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में आज मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, पूरे दिन में लिखता रहा,
और मैं आज लगभग 4 रोगों पर मैंने चर्चा की अपने इस नई पुस्तक में। अभी मैं आपको कुछ बता नहीं सकता चूँकि ये किताब लिखी जा रही है, बिल्कुल मेरे अपनी हैंड राइटिंग में मैं इसको लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, और जितनी मोटी हमारी हैंड बुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी थी उससे भी कहीं ज़्यादा मोटी होने की संभावनाएं मेरे इस डायरी की मोटाई बता रही होगी। मैं इसी डायरी में लिख रहा हूँ। एक डायरी में मैंने हैंड बुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी लिखी थी, फिर उसको टाइप कराया, फिर प्रिंट कराया। दूसरी इस डायरी में मैं लिख रहा हूँ, चूँकि ये मेरी हस्तलिप है इस नाते मैं इसको डायरी में लिखता हूँ, ताकि ओरिजिनल बुक यही मानी जाएगी जो मैं इसको लिख करके अपने वसीयत के रूप में अपने घर में अपने बच्चों को दे करके जाऊंगा। मैं रहूं ना रहूं, लेकिन ये मेरी यादें रहेंगी इस घर में मेरे आने वाली तमाम पीढ़ियों तक। ऐसी उम्मीद है मुझे कि आप सब मेरी आने वाली पुस्तक ए प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन इन माय एक्सपीरियंस को भी आप पसंद करेंगे। हालांकि आपकी एडवांस बुकिंग ये बता रही है कि आप सब उस पुस्तक को बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं, और मुझे लगता यह है कि आप सब इस समय जो लाइन पर हैं वो मेरे इस क्लास को बहुत ही मन से सुन रहे हैं। हमारे बहुत से साथी ये डिमांड कर रहे थे कि आप इस क्लास को बंद ना करें, ये क्लास चलता रहे। तो इस पर विचार 24 जून को मैं करूंगा। अभी 24 जून तक मैं अपने 200वें क्लास के फंक्शन को आयोजित होने में, जहां प्रयागराज के साथी लगे हुए हैं एक भव्य समारोह के रूप में, हालांकि बहुत से आलोचकों को पेट में बड़ी उलझन हो रही है, उन्हें बड़ी घुटन सी महसूस हो रही कि कैसे मैं 200 क्लास तक पहुंच गया, वो भी निःशुल्क, विदाउट एनी कास्ट, अपने नेट को खर्च करके, अपना टाइम बर्बाद करके, रात में 10 बजे लोगों को जगा करके। और जो समझदार हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस कहानी को जिन्होंने मन से सुना है, वो सब 24 जून की इंतजारी कर रहे हैं। तो जिनके पेट में दर्द हो रहा है उनको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवा लेनी चाहिए। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाओं से उन्हें कुछ आराम मिलना चाहिए। फिलहाल आइए बात करते हैं आज के क्लास की। हमारे बहुत से साथी इस समय लाइन पर हैं और सब इंतजारी कर रहे हैं कि मैं आपसे बात करूं। हमारे कई साथियों ने, मैंने जैसा कि कल आपको बताया था कि मेरे दिन में कल 2 इंटरव्यू हुए थे। एक माइग्रेन पर था जिस पर मैंने कल आपसे चर्चा की थी, और एक था डिस्मेनोरिया पर। तो आज मैं कल के उस इंटरव्यू के कुछ अंश लेकर के आपके बीच में डिस्मेनोरिया पर उपस्थित हूँ। डिस्मेनोरिया, ये कहें अगर हम इसका एक छोटा सा रूप ये बताएं, डिस मीन होता है कष्ट, एंड मिनोरिया, रिया मीन होता है डिस्चार्ज करना। मिनोरिया शब्द मीन से, मेंस्ट्रुअल साइकिल के शॉर्ट फॉर्म से मीन से लिया गया है। महिलाओं में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड आरंभ होता है तो कुछ महिलाओं को पीरियड के दौरान और कुछ महिलाओं को पीरियड आरंभ होने से 2-3 दिन पहले कमर के निचले हिस्से में बहुत अधिक कष्ट या बहुत अधिक दर्द की अनुभूति होती है, और अनेक महिलाओं में तो इस तरह के पेन देखे गए हैं जैसे उनको डिलीवरी पेन होता है, जिसे हम फॉल्स लेबर पेन भी कहते हैं। कुछ इस तरीके का पेन भी होता है। अब पहले हम ये समझ लें कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या, और फिर पेन को समझें, फिर पेन मैनेजमेंट को समझें। ये 3 कैटेगरी में इसको बांटना पड़ेगा। हमारे समझाने के तरीके की कुछ लोग आलोचना करते हैं और कुछ लोग तारीफ करते हैं। मैं तारीफ नहीं चाहता, लेकिन मैं ऐसी आलोचना भी नहीं चाहता जिसका कोई सिर पैर न हो। हमारे एक नए 2 ग्रुपों ने मुझे 3 दिन पहले जोड़ा था। आज भी उन्होंने कहा कि मैं आपकी व्यस्तता को देखते हुए मैं चाहता हूं कि आप महीने में 1 बार या सप्ताह में 1 बार हमारे इस ग्रुप पे कुछ चर्चा करें लिखित रूप में। तो जब मैं साक्षात बोल रहा हूं तो लिखित रूप में चर्चा करने की ज़रूरत क्या है। आप सब मेरे इस लाइन पर आइए और मेरी बातों को सुनिए। आप अपने सवाल लिखेंगे तो मैं इसी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक जवाब भी दे दूंगा। प्रकृति के द्वारा
महिला के शरीर में और पुरुष के शरीर में 12 से 14 वर्ष की अवस्था में कुछ हार्मोनल चेंजेज होते हैं, या ये मान लें कि 12 वर्ष तक केवल सेक्स ऑर्गन का डिफरेंस होता है, लेकिन उनके क्रियाकलापों में, बोलचाल में, आवाज़ में सेक्स डिटर्मिनेशन आउटर लेवल पर नहीं दिखाई पड़ता। और ज्यों-ज्यों 12 वर्ष के बाद लड़की और लड़के में अनेक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी आना शुरू हो जाते हैं। लड़कों में दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज़ का तेज होना, महिलाओं में लड़कियों में स्तनों का उभार होना, उनकी आवाज़ का सॉफ्ट होना, सुरीली होना, ये चेंजेस शुरू होते हैं। और इसी चेंजेस के दौरान उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल की पीरियड भी प्राकृतिक रूप से प्रकृत आरंभ करता है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? ओवरी में बनने वाले जो ओवम हैं, वो ओवम बनते हैं नए बच्चे के जन्म के लिए। जब उनका संपर्क स्पर्म से होता है तो फर्टिलाइज होते हैं, और फर्टिलाइज होने के बाद वो जाकर के यूटेरस में बड़े होते हैं, उनमें कोशिकाओं में विभाजन होता है। विभाजन के बाद फिर बच्चे का हाथ, पैर, नाक, कान, आँख बन के 9 महीने उस गर्भ में बच्चा पलता है। ये तो एक प्रक्रिया हुई। अब जो ओवरी से ओवम निकलते हैं, अगर ये फैलोपियन ट्यूब तक पहुँचते पहुँचते स्पर्म के साथ इनका संयोग नहीं हुआ, ये फर्टिलाइज नहीं हुए, तो एक तरीके के ये खराब अंडे होते हैं। और कोई भी चीज़, जैसा कि आपको पता है कि वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी में होना, ये एक हानिकारक पहलू है। और प्रकृति को भी इस बात का अंदाज़ा है कि जो अनफर्टिलाइज्ड एग होंगे वो अपने निश्चित समय के बाद निष्क्रिय हो जाएंगे, तो उनका शरीर के बाहर निकालना भी जरूरी है। तो प्रकृति ने क्या किया कि यदि एग फर्टिलाइज नहीं हो रहा है तो उस एग को कुछ म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ, कुछ जिसको हम कह सकते हैं कि खराब ब्लड के साथ एक मिला जुला मिश्रण वैजाइनल ट्रैक से बाहर निकालने की एक प्रक्रिया लगभग 4 से 5 दिन चलती है। किन्हीं किन्हीं महिलाओं में 7 दिन चलती है, और प्रत्येक 28 दिन बाद ये कवर होता है। यानी अगर किसी महिला को पहली तारीख को मेंस्ट्रुअल साइकिल आरंभ होती है तो 5 तारीख तक ये कंटिन्यूअस रहेगा, और 5 तारीख के बाद फिर नए न्यू एग्स ओवरी में बनना शुरू होंगे, और 7-7 दिन के ये 4 इंटरवल होंगे। पहले 7 दिन में ओवरी में अंडे बनेंगे, अगले 7 दिन में वो अंडे तैरते हुए फैलोपियन ट्यूब में आएंगे, और वहाँ पर वो 7 दिन रुके रहेंगे। नेक्स्ट 7 डेज वो फर्टिलाइजेशन के लिए वहाँ वेट करेंगे, और नेक्स्ट 7 डेज में वो शरीर से बाहर निकलेंगे अगर फर्टिलाइज नहीं हुए तो। यानी ये 28 दिन का एक पीरियड प्रकृति के द्वारा नियमित किया गया है। अब कुछ एब्रेशन होते हैं, कुछ अनियमताएँ होती हैं। किसी में 28 दिन के बजाय 30 दिन या 1 महीने या 35 दिन, कभी कभी 40 दिन भी देखा गया है, लेकिन वो रेयर केसेज में होते हैं। आमतौर से 28 से 30 दिन का ये साइकिल चलता है। अब सपोज कीजिए कि एक बहती हुई नाली है जिसमें पानी लगातार जा रहा है, या कोई पाइप है जिसमें पानी बह रहा है, और अचानक उस पानी के पाइप के बीच में कोई कंकड़ आ जाए, पत्थर आ जाए, या कोई बड़ा सा ईंटा आ जाए, तो पानी का फ्लो क्या होगा? वो पत्थर बीच में रुक जाएगा, पानी उसके आसपास से निकलेगा और पत्थर पर दबाव डालेगा, और पत्थर को उस पानी के चोट से कष्ट होगा। अब अगर यही शरीर की संरचना मान लें कि फैलोपियन ट्यूब से लेकर के वाइजाइनल ट्रैक तक, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के रास्ते में जहाँ पे ओवम, ब्लड, म्यूकस मेम्ब्रेन बाहर की ओर निकलना चाहते हैं, उनके मार्ग में कोई रुकावट आ जाए, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, तो वहाँ पे क्या होगा? पेन होगा, क्योंकि वहाँ पे फोर्स लगाया जाएगा। अब ये ऑब्स्ट्रक्शन क्या क्या हो सकते हैं? यूटेरस में गांठें हो सकती हैं, सर्विक्स का मुंह छोटा हो सकता है, फैलोपियन ट्यूब सिकुड़ी हुई हो सकती है, यूटेरस में कोई घाव हो सकता है, सर्विक्स पर कोई घाव हो सकता है, या ओवम के बनने में ओवरी के माउथ पर भी कुछ एब्रेशन हो सकते हैं। ये तमाम ऐसे कारण हैं जो ऑब्स्ट्रक्शन टाइप ऑफ
डिसमेनोरिया में रखे गए हैं। एक दूसरा कारण भी हो सकता है कंजेशन का, जो सामान्य प्रक्रिया है कि जब हार्मोनल चेंजेज होते हैं, हार्मोन्स अगर ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं, उसके पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल आरंभ होने के पहले ही बॉडी के आसपास तंत्रिकाओं में और कुछ इस तरह के संकेत हार्मोन्स से जाते हैं कि वो बॉडी प्री मैच्योर हो जाए मेंस्ट्रुअल साइकिल को संभालने के लिए। तो पेड़ों में दर्द होगा, कमर में घूमता हुआ दर्द होगा, विशेष करके कमर के पिछले भाग से दर्द उतरता हुआ जांघों की तरफ जाएगा, लगेगा जांघों में फटन हो रही है, कमर में पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही है, पेट फूल सकता है, घबराहट बेचैनी महिला को हो सकती है। ये तमाम लक्षण महिलाओं में आमतौर पे होते हैं। इसकी एज भी डिवाइड कर दें हम कि पहला तो डिसमेनोरिया न्यूली कॉमर्स यंग गर्ल्स को होता है, जो 14 से लेकर के 20 वर्ष तक के बीच होती हैं, यानी जिनको पहली बार, दूसरी बार या तीसरी बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आरंभ होती है, उनमें इस तरह की दर्द की अनुभूति होती है। और कुछ में तो ये एक आदत सी बन जाती है कि 25 साल, 30 साल और बच्चे के जन्म तक उनको इस तरह के दर्द की अनुभूति होती रहती है। और तीसरी दर्द की अनुभूति तब होती है ये मेनोपॉज के समय भी, जबकि मेंस्ट्रुअल साइकिल समाप्त होने की कगार पे होता है 45 से 50 साल की उम्र के आसपास। उस समय भी कुछ ऐसे एक्स्ट्रा हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो बॉडी के निचले हिस्से में कमर के आसपास अपना प्रभाव जमाते हैं। और जब वो हार्मोन निकलने लगते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होनी है, ओवरी से ओवम अब नहीं निकलने हैं एक निश्चित समय सीमा के बाद, तो उस समय सीमा के समय होता ये है कि दर्द कमर से लेकर के जांघ के घुटने तक वो दर्द खिंचाव महसूस होता है। जांघें मोटी मोटी सी लगती हैं, पलथी मार के बैठने में प्रॉब्लम होती है, रोगी चलता है तो उसको शरीर में भारीपन लगता है और काम करने में मन नहीं लगता है, नींद आती है, दर्द मीठा मीठा अनुभूत होता है, रोगी अपना करवट बदलता रहता है, रोगी का जी मचलाना भी होता है, इसमें मतली भी आने लगती है, सर दर्द बढ़ जाता है, नींद नहीं आती है, आंखें भारी हो जाती हैं। तमाम कैरेक्टर्स डिसमेनोरिया के लास्ट पीरियड में, जब 45 से 50 साल तक के बीच में भी होता है। तो अब ये स्पॉन्जेटिक में हो गया, ऑब्स्ट्रक्टिव में हो गया, हम इसको कई प्राइमरी और सेकेंडरी डिसमेनोरिया में भी बांट सकते हैं। प्राइमरी जो नवयुवतियों को होता है और सेकेंडरी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के आरंभ होने के बाद दर्द होता है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल आरंभ हो गई है, 4-5 दिन के दौरान भी उनको दर्द तेज बना हुआ है। ये भी एक विशेष विकृतियां हैं। कुछ साइकोमेटिक भी होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एक महिलाओं में, विशेष करके गांव में जो कम पढ़े लिखे समाज के वर्ग होते हैं, वहाँ पर बच्चियों को डरा दिया जाता है, बता दिया जाता है कि ये विशेष प्रकार का एक कार्यक्रम है जिसमें दर्द होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। उन लड़कियों के मन में या उन गर्ल्स के मन में एक पहले से भय बन जाता है कि हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले वो अपने आप को भयभीत महसूस करती हैं। उनको लगता है कि हमको बहुत दर्द होगा, बहुत कष्ट होगा। वो पहले से मेंटली अपने आप को इस तरीके से बना लेती हैं कि उनके दिमाग से डर नहीं जाता है और उनको दर्द की अनुभूति एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आरंभ हो जाता है। मेम्ब्रेनस, कभी कभी ऐसा होता है कि ओवम के साथ कुछ म्यूकस मेम्ब्रेन के कतरे काले रंग के टुकड़े के रूप में निकलते हैं। उस समय भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है क्योंकि वहाँ पे मेम्ब्रेन टूट करके बाहर निकलने लगती है ओवर यूटेरस के आसपास की। तो इस तरीके से तमाम कारण हैं जहाँ पर डिसमेनोरिया में पेन होता है। अब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के दृष्टिकोण से जब इस तरह के रोगी हमारे महिला चिकित्सकों के पास आते हैं या पुरुष चिकित्सकों के पास आते हैं और अपनी कंप्लेंट करते हैं, तो अब हमें करना क्या चाहिए। अब देखिए, इसमें 3 तरीके की बात आई। जैसा आप डिस्क्रिप्शन चाहते हैं तो इसमें 3 तरीके। पहला तरीका यह है कि साइकोमेटिक, जब मानसिक रूप से रोगी ये भयभीत रहता है कि मुझे दर्द होगा, तो अब मानसिक रूप से उस रोगी के लिए आपको CNS चुनना है, CNS प्लस L3, क्योंकि एक्सक्रिएट कराना है, बॉडी से गंदे ओवम को बाहर निकालना है। बॉडी यूटेरस के अंदर से खराब रक्त के साथ, टुकड़ों के साथ, म्यूकस मेम्ब्रेन के जो छोटे छोटे टुकड़े, उन सबको बॉडी से एक्सक्रिएट कराना है
तो एक्सक्रीट करने के लिए हमको L3 यानी CNS प्लस L3, और चूंकि ये सारा का सारा काम प्यूटेटरी ग्लैंड के विभिन्न हार्मोन्स और हमारे जो जेनिटल ऑर्गन्स के हार्मोन्स हैं, ओवरी के प्रोजेस्टेरॉन, इन हार्मोन्स को निष्क्रिय करने के लिए हमको प्यूटेटरी ग्लैंड यानी मास्टर ग्लैंड के औषधि C1 को भी याद रखना पड़ेगा, और C1 आपकी ओवरी की भी प्रधान दवा है। तो हमको इस CNS प्लस L3 प्लस C1 ये आपको देना है 30-30 ड्रॉप दिन में 4 बार, मेंस्ट्रुअल साइकिल के आरंभ होने के 1 सप्ताह पूर्व। दूसरी दवा जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आरंभ होने की स्थिति में हो, 24 घंटे पहले जब ऐसा आभास होता है, उस समय आपको S5C7 और WE, S5C7WE ये आपको 30-30 ड्रॉप देना है रोगी को हर 4 घंटे के अंतराल पे, और पहले दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल आरंभ होने के समापन पर, यानी आपको लगभग 48 घंटे ये दवा देना है। पहली दवा जो CNS की मैंने बताई, CNS प्लस L3, वो आपको पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल तक देना है, और दूसरी दवा जो हमने आपको बताई S5C7 और WE ये आपको सिर्फ 48 घंटे देना है। ये दोनों दवाएं जब आप देंगे, और तीसरी दवा इसमें एक और हम मिलाते हैं, चूँकि इन्फेक्शन को भी बचाना है, तो यहाँ पे हम S1 और F1 इसकी 10-10 ड्रॉप हम सुबह दोपहर शाम 3 बार रोगी को लगातार 7 दिन खिलाते हैं। ये तीनों फार्मूले यदि आप रोगी को समय से डिस्टिल वाटर में गुनगुने हल्के पानी में बना करके देंगे, 450 ml के बॉटल से इतने ड्रॉप निकाल के 30 ml के डिस्टिल वाटर में अगर आप देते हैं, तो रोगी आपका पूर्ण स्वस्थ रहेगा, उसको दर्द की अनुभूति बहुत कम होगी या नहीं होगी। और फिर लगातार 6 महीने तक आपको ये दवा रोगी को देनी है। वैसे तो आराम उसको हर दूसरे महीने से उसको नॉर्मल पेन होना शुरू हो जाएगा और वो पेन को सहने की आदी हो जाएगी और पेन कम होगा, लेकिन फिर भी आपको 6 महीने तक उस रोगी को दवा देनी है, क्योंकि आपको एक मेंस्ट्रुअल साइकिल से दूसरे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में आपको C1 प्लस F1, अब आप दूसरी दवा भी सुन लें कि मेंस्ट्रुअल साइकिल समाप्त होने के बाद आप C1, F1 और Ven1 ये 3 दवाएं आप लगातार 25 दिन तक उनको खिलाते रहिए। फिर जब नेक्स्ट पीरियड आता है तो फिर आप जो फार्मूला मैंने ऊपर बताया है आप उसका प्रयोग करें, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान के ऊपर के 2 फार्मूले और मेंस्ट्रुअल साइकिल समाप्त होने के बाद 25 दिन आपको F1, Ven1 और C1 देना है। लगातार जब 6 महीने तक आप ये ट्रीटमेंट करते हैं तो 7वें महीने से या 5वें महीने से या चौथे महीने से रोगी आपको बताएगा कि इस बार मुझे दर्द नहीं हुआ है और मेरा पीरियड बहुत सामान्य स्थिति में रहा है। तो डिसमेनोरिया के या डिसमेनोरिया के रोगी ज़्यादातर मिलते हैं इस क्षेत्र में, हर क्षेत्र में। तो आप कृपया मेरे इस बताए गए फार्मूले को अपनाएं और देखें कि आपके रोगियों को कितना आराम हुआ है। आज मैंने एक पोस्ट आप सबको डाली थी जिसमें मैंने आपको लिखा था कि यदि आपको मेरे 200 क्लास अच्छे लगे हैं तो आप A लिखें, अगर आपको मेरे 200 क्लास अच्छे नहीं लगे हैं तो आप B लिखें, और अगर मेरे क्लास के प्रति आपकी कोई राय नहीं है तो आप C लिखें। और मैं देख रहा था कि आधे घंटे के अंदर लगभग 20 से 50 साथियों के मैसेज खटाखट मेरे फेसबुक पर आए हैं और लगभग 100 से 150 साथियों के मैसेज हमारे व्हाट्सएप पर भी आ चुके हैं। सिर्फ एक साथी ने अभी तक C लिखा है, मोहम्मद अब्दुल करके हैं कोई, हो सकता उन्होंने मेरे 200 क्लास ना सुने हों या 2-4 क्लास भी ना सुने हों, वो पहली बार फेसबुक पर हों। तो मुझे आपके प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। अगले 2 दिनों तक मैं आपकी प्रतिक्रियाओं को फाइल बनाऊंगा, नोट करूंगा। यदि आपने मेरे फार्मूलों से अपने किसी रोगी को ठीक किया है तो रोगी का नाम, उसका पता, यदि संभव हो तो उसका मोबाइल नंबर, और रोगी को आपने कितने दिन दवा दिया है और मेरे उस फार्मूले से आप और आपका रोगी कितना सफल रहा है। जब ये सारी बातें आप अगले 2 दिनों तक मेरे पास लिखते रहेंगे तो मैं उसको नोट करूंगा और रविवार को आपके नाम के साथ आपकी चर्चा करूंगा कि आपने क्या लिखा था, क्या पाया था, क्योंकि वो हमारा स्पेशल क्लास होगा। 9 बजे रात में आपको अपनी डिस्पेंसरी से आना पड़ेगा। एक दिन के लिए आप मेरे लिए समय निकालें। हालांकि बाकी दिन मैं 10 बजे रात में आता हूं, लेकिन रविवार को 20 जून को रात 9 बजे से 10 बजे तक मेरा क्लास नंबर 200
जो आप सबको समर्पित रहेगा, पूरे देशवासियों को समर्पित रहेगा, और आप सबके सहयोग से मैं अपना दोहरा शतक लगाऊंगा। तो तब तक के लिए रविवार रात 9 बजे 20 जून को आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और अपने आसपास इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का दीप जलाए रखें। अपने इस प्यारे दोस्त डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव को इजाज़त देने से पहले ईश्वर से मनाएं कि मैं 2 दिन पूरे पूर्ण रूप से स्वस्थ सुरक्षित होकर के आपके सामने 20 जून को उपस्थित हो सकूं, और 24 जून को आपसे प्रयागराज में मैं अपने 200वें क्लास के उद्घाटन में मिलूं। जिन साथियों को मेरे इस 200 के सफ़र तक पहुंचने में कष्ट हो रहा है, मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूं यदि मेरे क्लास के नाते उनका कोई बिजनेस डाउन हुआ है, या उन लोगों को जिनके क्लास मेरे क्लास के नाते डिस्टर्ब हुए हैं। चूँकि मैंने अपना काम किया है, मैंने अपनी एक ज्योत जलाई है, मैंने अपने देश के उन तमाम भटके और भ्रमित साथियों को जगाया है जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में भटक गए थे, विभिन्न डाइल्यूशन के चक्कर में, निगेटिव और पॉजिटिव के चक्कर में, टेम्परामेंट के चक्कर में, और यहाँ तक कि वो दवाओं को सोने के पहले, खाने के बाद, जागने से पहले यश1 और यश2 और यश10 में उलझे हुए थे। बहुत सरल तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया, जो मेरा अपना निजी अनुभव रहा है, और आप सब ने उसको सराहा भी है, देखा भी है, किया भी है। अभी मैं फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर डॉक्टर निशा जमनुहिया बाग की उनका एक ऑडियो सुन रहा था, जिन्होंने मेरे बारे में एक ऑडियो भेजा है। उसके पहले मैंने एक डॉक्टर खांडवारे का एक मैसेज देखा, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैं तो भटक चुका था, मैं आपसे केवल एक क्लास जुड़ा था और जब से जुड़ा तब से आपसे जुड़ता ही गया। तमाम ऐसे अच्छे संदेश आ रहे हैं। तो इसको आप ये ना समझें कि मैं अपनी तारीफ़ें स्वीकार करता हूँ, मैं अपनी तारीफ़ नहीं चाहता। मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या ये 200 क्लास मेरा जो चला, जो मैंने आपके लिए समर्पित किया, उसका कुछ लाभ हमारे साथियों ने उठाया कि नहीं उठाया, या केवल आप मुझे खुश करने के लिए या डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव के नेम एंड फेम को बनाए रखने के लिए आप इस क्लास लाइन में दिखते हैं। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि हमारे जो आलोचक हैं, जो ये कहते हैं कि ये क्लास बकवास है, मैं उनको जब बताना चाहता हूँ कि 200वें क्लास में मैं आपके अनुभव, आपके लेटर पढ़ करके लोगों को सुनाऊँ, आपकी बातों को रखूँ, ताकि पूरे देश को पता चले कि डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने अपने 200 क्लास में अपने कितने साथियों को इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में एक सफल चिकित्सक बनाने में अपना पूरा योगदान किया है। मेरा उद्देश्य है, मेरा उद्देश्य नहीं कि आप मेरी तारीफ करें, मेरा उद्देश्य है कि अगर आपने सचमुच मेरे फार्मूलों पर प्रयोग किया है, आपने सचमुच मुझे अपना गुरु माना है। मैं तो ये देखता हूँ कि गुरु की उम्र और शिष्य की उम्र में जमीन आसमान के अंतर हैं। मैं अपने से बड़े लगभग 40% हमारे सुनने वाले जो श्रोता हैं, जो हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के चाहने वाले हैं, वो हमारी उम्र से अधिक बड़े हैं, और 60% हमारे कुछ हमसे उम्र में कम है और कुछ हमारे उम्र के सामयिक हैं। तो कुल मिलाकर के मैं ये देख रहा हूँ कि हमसे बड़ी उम्र के लोगों ने भी मुझे अपना गुरु स्वीकार किया है। मैं उनके साथ अपनी पूरी अपेक्षाएं लगाता हूँ, और जो हमसे कम उम्र के हैं, मैं उनके साथ अपना पूरा स्नेह देता हूँ। विभिन्न डिपार्टमेंट के लोग, शिक्षा विभाग के लोग, पुलिस के लोग, सेना के लोग और नेवी के लोग, राजनीतिक पहलुओं से जुड़े हुए लोग, विद्यार्थी, तमाम मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टर्स, तमाम तरह के स्टूडेंट्स, सब ने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को जानने समझने के लिए मेरे साथ जुड़ना पसंद किया है। ये है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का एक सुंदर भविष्य, और उसके कर्णधार आप सब हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि हम 20 तारीख को रात 9 बजे आप सबसे मुलाकात करेंगे, और अच्छे खुशी माहौल में 1 घंटे के उस कार्यक्रम में हम आपके साथ रहेंगे। और प्रयास करिएगा कि 9 बजे से 10 बजे तक 20 जून को मुझे कोई फ़ोन कॉल्स आप ना करें, ताकि मैं अपना क्लास पूरे इत्मीनान के साथ आपके साथ ले सकूं। बस आज के लिए इतना ही। 20 जून को फिर मिलते हैं रात 9 बजे। तब तक के लिए अपने इस प्यारे दोस्त को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।